जय हिंद, सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। साथियों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे तटीय मैदान। किसके बारे में चर्चा करेंगे? तटीय मैदान। साथियों, इससे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको लूसेंट से कोई भी क्लासेस नहीं उठा के पढ़ाई जा रही हैं। ये आपकी जितनी भी क्लासेस चल रही हैं ये सब आपकी किससे? एनसीईआरटी से चल रही हैं। एनसीईआरटी पढ़ करके या कुछ भी समझ करके उससे नोट्स कंप्लीट करके ये आपको क्लास देखने को और वीडियो शूट करने को, ये सब क्लासेस आपको कहाँ से प्राप्त हो रही हैं? एनसीईआरटी लेवल से आपको देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल बेसिक से। यदि आपके दिमाग में कोई भी डाउट क्लियर ना हो रहा हो, आप एनसीईआरटी पढ़िए, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहली बात तो है कि एनसीईआरटी एक बार में समझ नहीं आएगी, और समझ आएगी तो थोड़ा 2, 3, 4 बार आप पढ़ेंगे तब आपको एनसीईआरटी समझ में आएगी। एनसीईआरटी पढ़ने का एक ही मकसद होता है, एक ही तरीका होता है कि आप एनसीईआरटी को एकदम दुनिया को एक साइड कर करके पढ़ेंगे तब आपको एनसीईआरटी समझ में आएगी। अन्यथा अगर आप सारे दिमाग में सारे प्रेशर लेकर के पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। यदि आप अगर यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है साथियों, क्योंकि इस क्लास में मैं ऐसे चीज़ें बताऊँगा जो कि आपको जो है हर चीज़ के लिए हर लेवल में आपको काम आएगी। अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हैं तो आप रट लेंगे और जा करके क्या कर देंगे, पेपर में आप उसको लिख करके टिक लगा करके चले आएंगे। लेकिन अगर आपको लिखने को दे दिया जाएगा तो आप उसको लिख नहीं पाएंगे और आप केवल रट करके केवल कॉपी और पेस्ट करके चले आ सकते हैं बस। ठीक है, तो इसलिए एनसीईआरटी से मैं ये सारी क्लास लेके आता हूँ। आप पूरी क्लास देखा करिए, पूरी क्लास में बने रहा करिए। तो आज हम बात करेंगे तटीय मैदान। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके पहले वाली क्लास में मैं चर्चा कर रहा था प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और आज उसी में की क्लास चलेगी तटीय मैदान। साथियों, ये आपका एक टॉपिक होगा बहुत ही बेहतरीन, तटीय मैदान। हेडिंग डालेंगे आप तटीय मैदान। क्या डालेंगे? तटीय मैदान। तटीय मैदान, इसको कोस्टल प्लेन भी कहते हैं या कोस्टल प्लेस भी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। साथियों, एक बात ध्यान रखना, लाख दलदल हो, क्या लाख दलदल हो पर पांव जमाए रखना, लाख दलदल हो पर पांव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही मगर उठाए रखना, हाथ खाली ही सही मगर उठाए रखना। कौन कहता है छल्ली में पानी नहीं रुकता, कौन कहता है छल्ली में पानी नहीं रुकता, बस बर्फ बनने तक विश्वास बनाए रखना। साथियों, इसी की मोटिवेशन के साथ साथ क्लास भी होती है। हर जगह पे यही चीज़ होता है, एक आपको जुनून और वक्त देना बहुत ज़रूरी होता है साथियों, जुनून। तो साथियों, हम बात करें कि तटीय मैदान, आइए क्लास पे आते हैं। तटीय मैदान क्या होता है? तटीय मैदान के बारे में अगर हम समझें तो हमारे दो तरफ से आपको भारत में देखने को 2 तटीय मैदान मिलेंगे। पहली बात समझिए, ध्यान से समझिए तब समझ में आएगा। भारत का प्रायद्वीपीय पठार आप देख ही लिए होंगे। पहली बात तो ये आपका क्या है, ये आपका गुजरात वाला भाग है। उसके बाद यहाँ से आपका तट शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? तट यहाँ से आपका ये देखने को मिलने लगता है, और ये आपका क्या हो जाता है? तो हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। कहते हैं कि जो पश्चिम साइड में है उसको हम कहते हैं पश्चिम तटीय मैदान, इधर वाले को हम कहेंगे पश्चिम तटीय मैदान, और इधर वाले को कहेंगे पूर्वी तटीय मैदान। क्या कहते हैं? पूर्वी तटीय मैदान। देखिए, तटीय मैदान की बात करें, अगर हम बात करें घाट और तट की, बहुत कंफ्यूजन होता है कि घाट क्या होता है और तट क्या होता है। तो यहां से जान लीजिए आप कि घाट क्या होगा और तट क्या होता है। देखिए, घाट वो होता है बच्चा लोगों, साथियों, मित्रों, देखिए जब आप देखेंगे तट, ये यहां पर आपको सागरी भाग मिलेगा, ये आपका पानी भरा हुआ है, ध्यान से समझिए। ये आपको सागर है, जो कि आपको इधर अरब सागर देखने को मिलेगा मैप में, भारत के इस वाले भाग में अरब सागर देखने को मिलेगा, और इधर आपको बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगी। हम तट और पहले तो पूर्वी तटीय और उसके बाद उसकी बात करेंगे पूर्वी और पश्चिमी तट की। अभी पहले हम आपको समझा रहे हैं कि तट और घाट में अंतर क्या होता है। तट और घाट में अंतर क्या होता है? प्रायद्वीपीय भारत के पठार में आपने पढ़ा था पश्चिमी घाट,
पश्चिमी घाट हमने पढ़ा, ये जो इधर वाला भाग है, किधर वाला, ये यहां से इधर वाला ये जो भाग है इसको हम कह दिए थे पश्चिमी घाट। क्या कह दिए? पश्चिमी घाट। लेकिन देखिए, ध्यान से देखिए, तट क्या होता है। जब ये पानी जो है, जो पानी होता है, जो सागर का पानी होता है, वो जिस जमीन पर, मतलब आप अगर सागर में उतरे हुए हैं या पानी में आप समंदर में उतरे हुए हैं, जिस पांव को अगर आप पांव उठाएंगे और पांव उठा करके जिस जगह पर आप रखेंगे, पहला पांव जहां पर होगा वो आपका कहलाएगा तट। ध्यान रखिएगा, ये मतलब कि ये जो स्थल एरिया है, मतलब कि समंदर के जस्ट बाद जो जगह देखने को मिलेगा, जो मैदान देखने को मिलेगा, जहां पर पानी और स्थल, पानी इधर मान लीजिए ये पानी है और यहां पर क्या है? स्थल है। क्या है? यहां पर स्थल है। ध्यान से समझिए, मान लीजिए ये है और इस प्रकार से है, यहां पर आपका पानी भरा हुआ है और ये आपका क्या है? स्थल एरिया है। क्या है? ये वाला भाग आपका स्थल एरिया है। और जब आप यहां पर उतरे हुए हैं और यहां से जब जैसे ही आप यहां पर पांव रखेंगे तो यही को कहते हैं तट। इसी को नाम दिया गया है साथियों तट। मतलब पहला पांव आपका जहां पर रखा जाएगा उसी को कहेंगे तट। और उसके बाद जब आप चलते जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। मतलब कि समंदर के बगल में जब आप जाएंगे, गोवा केरला वगैरह में पहुंचेंगे तो कुछ आपको पहाड़ियां देखने को यहां पर मिलेंगी, जो कि पहले जो तट मिलेगा, तट के बाद आपको पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। अगर आप भारत से इधर से जा रहे हैं तो पहले आपको घाट मिलेगा, फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? घाट को पार करके आना पड़ेगा, फिर आपको क्या मिलेगा? तट। तो देखिए, तटीय मैदान हमको समझना है भैया, तटीय मैदान। तो घाट और तट के मध्य वाले भाग को कहते हैं तटीय मैदान। ये वाला भाग जो है इसी को कहेंगे तटीय मैदान। ध्यान से देखिए, ये वाला घाट और क्या क्या कह सकते हैं कि यहां पर ये जो घाट है ये आपको बड़ी बड़ी पहाड़ियां, मतलब कि कगारनुमा संरचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। घाट में क्या होगा कि कगारनुमा संरचनाएं होंगी। यहां पर आपको घाट में कगार देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े कगार देखने को मिलेंगे। और क्या होता है कि यहां पर जो है तट के मध्य, तट और घाट के मध्य में जो भाग होता है, जो स्थल वाला भाग होता है, मान लीजिए वहां पर आपको कहीं कहीं बीच देखने को मिल जाता है। क्या देखने को? जिसको हम पुलिन कहते हैं हिंदी में, ठीक है। बीच गाना सुने होंगे, गोवा वाले बीच पे, ठीक है। तो वो वाला बीच जो होता है वो आपको यही तटवा पर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? तट पर देखने को मिलता है, यही तट पर, ठीक है। घाट जब आप जाएंगे तो हम आज ये इसको क्या कहते हैं? बीच वाले भाग को तटीय मैदान। लिख लेंगे इसको तटीय मैदान। समझिए, फिर से लिखेंगे क्या? तट और घाट के मध्य वाले स्थल एरिया को, मतलब स्थल वाले भाग को हम कह सकते हैं तटीय मैदान, और कहते भी हैं तटीय मैदान। आइए यहां से अब हम बात करेंगे कि साथियों इधर भी आपको यही बातें होंगी। अब यहां पर हमको डिवाइड हो गया है, तटीय मैदान आपका दो भागों में डिवाइड है, जो कि आपका पहला है पूर्वी तटीय मैदान और दूसरा है पश्चिमी तटीय मैदान। पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान दो हैं, जो कि आपको इधर वाले भाग में पूर्वी देखने को मिलेगा और इधर वाले भाग में पश्चिमी देखने को मिलेगा। यहाँ पर अभी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर बंदरगाह भी बनते हैं, यहाँ पर बंदरगाह भी बनते हैं, लैगून झीलें भी यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं। तो सारी बातें एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए तटीय मैदान समझ गए होंगे। अगर आपको इसी प्रकार से क्लास को अगर एक लेवल से अगर समझना है, अगर एनसीईआरटी आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है तो आप जाइए और क्लास से हमारे जुड़ जाइए, जिससे कि आपको एनसीईआरटी बेहतर तरीके से, भूगोल का गारंटी है कि भूगोल एकदम एनसीईआरटी लेवल से हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर इस क्लास में। बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, बिल्कुल अपनी नोट्स बनाते चलिएगा। देखिए आइए साथियों बात करते हैं कि हम इन दोनों के बारे में। आज हम केवल बात करेंगे पश्चिमी तटीय मैदान। हेडिंग डालेंगे, अब आप डालेंगे पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, तटीय मैदान। साथियों 2-3 दिन से मैं दीपावली के बाद से क्लास नहीं ले पा रहा हूं,
क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा सीरियस चल रहा था, इसलिए क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। अभी भी सीरियस हूँ, लेकिन मैं क्लास अभी भी ले रहा हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं पश्चिमी तटीय मैदान क्या होता है साथियों। पश्चिमी तटीय मैदान की बात करें तो मैंने आपको बता चुका पहले से कि ये है हमारा पश्चिम, क्या है, ये वाला भाग है हमारा पश्चिमी, और इसी को हम कहेंगे पश्चिम, मतलब कि इसको हम लिख लेंगे वेस्टर्न भाग, वेस्टर्न कोस्टल प्लेस या वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। इसको लिख लेंगे आप पश्चिमी तटीय मैदान। तो अभी मैं इसमें लिख नहीं रहा हूं, क्योंकि अभी मुझे इसमें और कुछ भी समझाना पड़ेगा, तो मुझे फिर से रफ करना पड़ेगा। तो ये वाला भाग है आपका क्या, पश्चिमी तटीय मैदान, ये वाला भाग जो कि मैंने बताया, ये वाला भाग पश्चिमी तटीय मैदान, ये वाला भाग, ठीक है। आइए पश्चिमी तटीय मैदान की बात करें साथियों, तो ये आपका कहाँ से, गुजरात से। पहले बात करें कि गुजरात से ये आपका पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। लिखेंगे, पॉइंट आप बना करके लिखेंगे कि पश्चिमी तटीय मैदान कहाँ से, गुजरात से कन्याकुमारी तक विस्तृत है, मतलब कि फैलाव है, विस्तार है, क्या है, विस्तार है, मतलब कि फैला हुआ है। पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात से कहाँ तक, कन्याकुमारी तक, कुमारी हिंदी में चल रही है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ये भी नहीं कि इंग्लिश में मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ कुछ पॉइंट आपको मैं इंग्लिश में भी डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान में जब हिंदी ही नहीं बोली जाएगी तो इंग्लिश का क्या महत्व है, ठीक है ना। हिंदू हो तो हिंदी तो जानना जरूरी है, तो हिंदी ही चलेगी, हिंदी से ही चलेगी, ठीक है। बाकी इंग्लिश में भी आपको चाहिए होगा कंटेंट तो बताना, इंग्लिश में भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। बाकी भाई साहब हिंदी में ही क्लास आपकी चलेगी, ठीक है, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड से हूँ, ठीक है, तो इसलिए मैं हिंदी पढ़ाऊंगा और हिंदी से ही आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। तो कहाँ से, गुजरात से कन्याकुमारी तक पश्चिमी तटीय मैदान फैला हुआ है। अगर हम बात करें कि पश्चिमी तटीय मैदान की सबसे अधिक चौड़ाई किस वाले भाग में है, अगर हम बात करें कि पश्चिमी, अगर आपकी क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई किस भाग में अधिक है, किस भाग में अधिक है, तो देखिए यहाँ पर आपको गुजरात वाले भाग में दो नदियाँ आपको देखने को मिलेंगी। दो नदियां वो कौन कौन सी हैं, नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी की जो मुहाना है, मतलब जहां पर से ये नदियां बहती हुई आती हैं और जहां पर ये नदियां इस भाग से आकर के खाड़ियों में जब मिलती हैं, खंबात और आपकी कच्छ की खाड़ियां दो हैं। पहली आपकी यहाँ पर क्या मिलेगी, खंबात की खाड़ी, और यहाँ पर आपको मिलेगी कच्छ की खाड़ी। क्या मिलेगी, खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, ये आपकी कच्छ की खाड़ी और ये आपकी खंबात की खाड़ी देखने को मिलती हैं। तो जो दो नदियां हैं आपकी नर्मदा और तापी, इसके मुहाने पर इसका भाग जो है चौड़ा है। क्या है, इसका भाग, पश्चिमी घाट का भाग कितना है, चौड़ाई इसकी अधिक है। मतलब कि चौड़ाई की बात करें, जैसे ये आपकी लंबाई हो गई, तो चौड़ाई जैसे ये लंबाई है और आपकी चौड़ाई क्या होगी, ये होगी। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो भाग होगा यही चौड़ा होगा, इसी को कहेंगे, ये चौड़ाई होगी और ये आपकी क्या होगी, लंबाई हो जाएगी। ध्यान रखना, ये लंबाई और ये आपकी ये लेंथ और ये हो जाएगी ब्रेथ, ठीक है, ये लेंथ और ब्रेथ। तो क्या है कि किस वाले भाग में पश्चिमी घाट की चौड़ाई अधिक है और किस जगह पर है, तो गुजरात के नर्मदा और तापी नदी के मुहाने पर क्या है कि इसकी चौड़ाई अधिक मात्रा में है। क्या लिखेंगे, अधिक मात्रा में फैला है या अधिक मात्रा पर है। तो कौन कौन सी नदियां हैं जो कि पश्चिमी तटीय मैदान पर अधिक चौड़ाई बनाती हैं, नर्मदा और तापी। वन लाइनर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे आपके। आइए देखते हैं कि इस जो पश्चिमी तटीय मैदान को है, इस पश्चिमी तटीय मैदान को काफी भागों में विभाजित किया गया है। काफ़ी भागों में विभाजित का मतलब इतना ज़्यादा भागों में नहीं विभाजित कर दिया गया है कि आपको समझ में ही ना आए। तो साथियों इसको
तीन भागों में विभाजित किया गया है। मैंने दर्रे जब पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि हम पश्चिमी घाट के पश्चिमी तटीय मैदान को, मतलब पश्चिमी घाट को हम पार किस प्रकार से करेंगे। पार करने की बात जब आती है तो कुछ कुछ ऐसे पश्चिमी घाट में दर्रे हैं जिसके जरिए से हम पश्चिमी घाट को हम पार कर सकते हैं, लेकिन पूर्वी घाट में क्या है कि ऐसी स्थिति नहीं होती है। यहाँ पर आपको सभी मैदान ही दिखाई पड़ेगा, जिससे कि क्या होता है कि पश्चिमी जो घाट है इसकी जो है ढलान जो है, मतलब कि पश्चिमी घाट का जो ढाल है ये पूर्वी घाट की तरफ है। कह सकते हैं कि पूर्वी घाट की तरफ है। जितनी भी, एक बात ध्यान रखना, जितनी भी नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं वो कहाँ पर जा करके गिरती हैं? पूर्वी घाट में जा किधर चली जाती हैं? किधर चली जाती हैं? पूर्वी घाट की तरफ चली जाती हैं। देखिए, तो पश्चिमी घाट जो है बच्चा लोगों, पश्चिमी घाट को क्या किया गया, पश्चिमी घाट को क्या किया गया है कि कुछ भागों में इसको विभाजित किया गया है। कुछ भागों में विभाजित की बात करें तो इनको तीन भागों में विभाजित किया गया है। तो गुजरात से लेकर कहाँ तक? गुजरात से लेकर गोवा वाले भाग तक। कहाँ तक? गुजरात से लेकर गोवा तक। ये आपका गोवा है और यहाँ पर आपको मान लीजिए गुजरात है। तो इस वाले भाग को कहते हैं कोंकण तट। क्या कहते हैं? कोंकण तट। ये लिख लेना, यूपीएससी के लेवल से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोंकण तट। क्या लिखेंगे? कोंकण तट। कोंकण तट। और यही मतलब कि गोवा से लेकर कर्नाटक तक, मान लीजिए ये यहाँ तक गोवा है आपका और यहाँ पर आपका कर्नाटक, तो गोवा से लेकर कर्नाटक तक इसको कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे? कन्नड़, कन्नड़ तट, कन्नड़ तट। लिख लेना ये बात कि गोवा से, गुजरात से लेकर के गोवा तक, कहाँ तक? गोवा तक इसको कहते हैं कोंकण तट, और गोवा से लेकर कहाँ? कर्नाटक तक इसको कहते हैं कन्नड़ तट। और कन्नड़ तट के कहाँ से? कर्नाटक से लेकर के कन्याकुमारी तक इसको कहते हैं मालाबार तट। क्या कहते हैं? मालाबार तट। ये बातें ध्यान रखने योग्य हैं आपके। इनको तीन, मतलब कि पश्चिमी तटीय मैदान को तीन भागों में विभाजित किया गया है और पश्चिमी तटीय मैदान को तीन भागों में, इनको तीन तीन नामों से, मतलब हम कह सकते हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग तरह के नाम लिखते हैं। बाकी कहते हैं ना कि इंसान एक होता है तो कोई उसका नाम कुछ रखता है तो कोई कुछ रखता है, जिससे कि इन जहाँ जहाँ ये, मतलब गुजरात से लेकर गोवा तक के लोग यहाँ इसको कहते हैं कोंकण तट और कन्नड़ तट। कुछ जगहों पर इसका और भी नाम से इसको पुकारा जाता है। अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि किन किन नामों से, मतलब कि अभी आपको याद रखना है केवल ये कि गुजरात से लेकर के, ये पूछने वाला क्वेश्चन है, मतलब कि ये आपको पूछा जाएगा एग्जाम में और ये बहुत जरूरी है कि गुजरात से लेकर गोवा तक कोंकण तट और गोवा से लेकर कर्नाटक तक कन्नड़ तट और कर्नाटक से लेकर के कहां तक? कन्याकुमारी तक मालाबार के तट से पश्चिमी घाट को हम जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। आइए अब यहां पर हम अभी बात करें। देखिए, जब हम केरल वाले भाग में आएंगे, आपको ये कर्नाटक के और कन्याकुमारी के मध्य में आपको केरल देखने को मिलेगा। मैप उठा करके देखेंगे तो केरल आपको देखने को मिलेगा। तो जो ये मालाबार तट है, मालाबार जो ये तट है, इसको सॉरी बच्चा लोगों, थोड़ा खांसी आ रही है, पहले से बता चुका हूं कि थोड़ा सीरियस चल रहा हूं मैं। कि देखिए, कर्नाटक से लेकर कहां तक? कन्याकुमारी तक, बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा? केरल। तो जो ये मालाबार तट है ये आपको केरल वाले भाग में अधिक देखने को मिलेगा। जो ये मालाबार तट है केरल वाले भाग में अधिक देखने को मिलेगा, जिससे कि यहाँ के केरल वाले लोग जो हैं इसको केरल तट के नाम से भी जानते हैं। तो दूसरा नाम इसका क्या हो गया? केरल तट।
लिखेंगे, क्या लिखेंगे, केरल तट के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखने योग्य हैं और आप इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। केरल तट फिर से बता रहा हूं, मतलब कि कर्नाटक और कन्याकुमारी के मध्य में जो केरल वाला भाग है उसमें मालाबार का तट अधिक है। केरल वाले भाग में मालाबार का तट अधिक देखने को मिलता है, जिससे कि केरल वाले लोग इसको कहते हैं केरल तट भी कहते हैं। यूपीएससी में लेवल का क्वेश्चन आएगा कि मालाबार तट को केरल के लोग किस नाम से और जानते हैं। ठीक है, तो केरल का तट तो केरल ही नाम से जानते होंगे और वही नाम इसका चलता है। तो इस प्रकार से आप इसको पॉइंट में बना बना करके लिखते चलेंगे। आइए देखते हैं साथियों, मालाबार के तट में जो है, मालाबार का जो मैं यहां पर हेडिंग डालूंगा कि मालाबार के अंदर हम पढ़ेंगे। मालाबार तट, मालाबार तट, मालाबार तट के मध्य अंदर हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर आखिर यहाँ पर कुछ प्रमुख लैगून झीलें भी हैं। अब भैया लैगून की बात आई तो लैगून को भी हम एक टॉपिक में लेकर के इधर मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ क्या आपको यही समझा रहा हूँ, रफ कर देंगे। लैगून झील, लैगून झील, लैगून झील अधिक नाम आप सुने होंगे। झा से झरना वाला होता है, घा से घा नहीं होता है। लैगून झील, साथियों लैगून झील की अगर हम चर्चा करें कि लैगून झीलें क्या होती हैं, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बैक वाटर। क्या कहते हैं, बैक वाटर। लिख लेंगे, अगर आपको इंग्लिश की जरूरत है तो इसको क्या कहेंगे, बैक वाटर। इंग्लिश में कहते हैं इसको बैक वाटर। लैगून झील आखिर होती क्या है, जो ये मतलब कह सकते हैं जमीन के अंदर, जमीन के अंदर घुसे हुए पानी को हम कह देंगे लैगून झील का निर्माण यह करती है। इसका मतलब समझिए, ये जो मैं आकृति बना दिया हूं इससे आप समझिए कि लैगून झील कैसी होती है। फौरी देखिए, जब ये लैगून झील, जब ये पानी जो है, जब ये समुद्री सागर जो है, इसकी लहरें क्या करती हैं कि जब पहले ये इस रूप से था, किस रूप में था, पहले ये इस रूप में था, ये मान लीजिए तट है, और जब इसके ऊपर ये समुद्र का सागर जो पानी है ये क्या करता है, लगातार प्रेशर करता है, और ये प्रेशर करने के उसमें क्या होता है कि यहाँ पर किसी जगह पर क्या होते हैं कि पानी जमीन के अंदर प्रवेश कर जाता है। क्या होता है, पानी जो है वो जमीन के अंदर प्रवेश करने की घटना को, उसी को हम कह देते हैं लैगून झील। देखिए मान लीजिए यहां पर पानी आया, ये मारा फ्लाक से, क्या किया, ये अंदर हुआ, तो ये इस प्रकार के रूप का निर्माण कर लेता है। ये आपको एक यहां पर से क्वेश्चन और सुनने को मिलेगा, कोई कहता है कि लैगून झील में मीठा पानी होता है। ऐसा नहीं है साथियों, मीठा पानी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर क्या होता है कि ये लैगून जो झीलें होती हैं आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हमारी दृष्टि से। ये तो एक प्रकार से झील ही है, यहां पर हम घूमने जाते हैं, लेकिन जो आप अभी मैं इसको पूर्वी घाट के तटीय मैदान में बताऊंगा कि जो आपका श्री हरिकोटा है वो आपका एक प्रकार से क्या है कि वो आपको एक प्रकार से लैगून झील का ही मतलब कि कह सकते हैं कि एक प्रकार से पठारी भाग में ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या होती है कि जो भी नावें होती हैं, जो भी समुद्री जहाजें होती हैं, ये जाती हैं और ये कहां रुकती हैं, यही लैगून झील के अंदर रुकती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो जमीन में घुसे हुए पानी को, इसी भाग को कहते हैं कि यह लैगून झील का निर्माण कर ली है। क्या कर ली है, लैगून झील का निर्माण कर ली है। समझ में आ गया। फिर से बता दूं कि जमीन के अंदर, सागरी द्वारा जमीन के अंदर घुसे हुए पानी को, या मतलब पानी को जो है प्रेशर करता है किसके ऊपर, स्थल के ऊपर। तो ये जो इस प्रकार से घटनाएं, इस प्रकार की आकृति पानी द्वारा बन जाती है, तो इसी को क्या कहते हैं, लैगून झील कहते हैं। इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। जो हमारी पनडुब्बी नावें वगैरह होती हैं, वो ये आपको जैसे कोई खड़ी पठार है, खड़ी ढाल है, खड़ी चीज है, खड़ी कगार है, तो उसमें क्या होता है कि ये पानी की वजह से नीचे क्या होता है कि वो हमको एक प्रकार से कह सकते हैं कि साथियों जैसे
गोताखोर। गोताखोर की बात करें कि हमारी पनडुब्बियां जैसे कि अंदर हैं, सागरीय मैदान के अंदर जितनी भी पनडुब्बियां हैं वो एक प्रकार से लैगून झील के अंदर ही क्या होती हैं कि अंदर ही उनका सारा चीज़ वहाँ पर मतलब कि स्थित होती हैं। वहीं पर आपको देखने को मिलेगा वहीं एक जगह होता है जिससे कि बाहरी दूसरे देश वाले न जान पाएँ कि यहाँ पर कुछ छिपा हुआ है। तो ये एक प्रकार से छिपने का भी कार्य करती हैं लैगून झीलें, अगर काफ़ी बड़े बड़े उसमें बन गई तो। ठीक है, तो लैगून झील समझ गए हैं आप। तो ये होती है आपकी लैगून झीलें। तो मालाबार के तट पर कुछ प्रमुख लैगून झीलें हैं जिसका पहला नाम है बेम्बानाड। बेम्बानाड झील क्या कहते हैं इसको, बेम्बानाड झील एक है। दूसरा है आपका अष्टमुनि, क्या है, अष्टमुदी, अष्टमुडी झील। तो ये आपकी दो प्रमुख झीलें हैं जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, पश्चिमी तटीय मैदान में। पश्चिमी तटीय मैदान में आपको ये लैगून झीलें देखने को मिलेंगी। यहाँ तक ध्यान रखना। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि गुजरात से, आखिर गुजरात से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। गुजरात से ये बातें आप लिख लेंगे। तो गुजरात से लिखेंगे, कहाँ पर मैं लिख दूँ, आइए रफ करते हैं इसको, आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। गुजरात से एक एक बात लिखेंगे कि गुजरात से जो भी ये नदियां हैं। अब यहाँ पर है बात करेंगे कि भैया साहब यहाँ पर आखिर ज्वार नद क्या होता है। ज्वार नद की बात करें, दोनों बातें हैं, समझ में आ गया होगा लैगून। तो अब ज्वार नद की बात करें तो जो वो ऐसी नदियाँ कह सकते हैं कि ऐसी नदियाँ जो सीधा अपना मलबा कहाँ गिरा दें, कि सीधा अपना मलबा ले जा करके सागर में गिरा दें। कहाँ गिरा दें, सागर में गिरा दें। वही क्या होती हैं, ज्वार नद कहलाती हैं या एस्चुरी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, ज्वार नद या तो एस्चुरी कह सकते हैं। एस्चुरी क्या कहेंगे, एस्चुरी या ज्वार नद उसको हम कहेंगे। फिर से समझिए, ज्वार नद क्या होता है, वैसी नदियां या वैसी नदियां जो अपना मलबा सीधा कहाँ ले जाकर के गिराएं, सागर में गिराएं, और वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, उसी को हम कहेंगे ज्वार नद। क्या कहेंगे, ज्वार नद। तो गुजरात की दो नदियां हैं। गुजरात की पहली नदी आपकी नर्मदा और तापी, जो कि डायरेक्ट ले जाकर के अपना मलबा कहाँ गिराती हैं, बीच में कोई डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं ये नदियां। जो नदियां ज्वार नद बनाएंगी वो कभी डेल्टा का निर्माण नहीं करेंगी। डेल्टा का निर्माण आपको हमेशा देखने को मिलेगा पूर्वी तटीय मैदान में। जब मैं पूर्वी तटीय मैदान पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में मैं डेल्टा का निर्माण फिर बताऊंगा कि कैसे डेल्टा का निर्माण होता है। देखिए, लैगून झील तो आप समझ गए। गुजरात में क्या है कि कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि मतलब कि पश्चिमी घाट से जो भी nदियां हैं निकलती हैं। तो गुजरात से जो भी निकली, मतलब कि पहली आपकी नर्मदा और तापी हो गई, जो कि किसका निर्माण करती है, ज्वार नद का निर्माण करती है, मतलब ज्वार नद बनाती है या एस्चुरी बनाती हैं। तो गुजरात की दो नदियां हैं जिसका नाम है, गुजरात की दो नदियां हैं जिसका नाम है नर्मदा तापी। ये आपकी जो नदियां मैं लिख रहा हूं ये ज्वार नद वाली नदियां हैं। कौन सी नदियां हैं, जो ज्वार नद बनाती हैं, ज्वार नद मुख बनाती हैं, या कह सकते हैं कि एस्चुरी बनाती हैं। अब देखिए, गोवा की दो नदियां हैं, गोवा की दो नदियां हैं जिसका नाम है मांडवी और जुआरी। तीसरी है आपकी कर्नाटक की नदी एक है जिसका नाम है शरावती। क्या नाम है, शरावती। और चौथी है आपकी केरल की जिसका नाम है भरतपुजा। क्या नाम है, केरल की एक नदी है, केरल की लिखेंगे आप, केरल की नदी है जिसका नाम है
भरत पूजा, भरत पूजा, ठीक है। तो ये आपकी क्या है कि ये आपकी जो नदियां लिखी हैं, ये नदियां आपका ज्वार नद मुख का या एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जो कि ले जा करके अपना मलबा कहाँ गिराती हैं, डायरेक्ट और डायरेक्ट सीधा कहाँ ले जा करके गिराती हैं, कहाँ ले जाकर गिराती हैं, सीधा सागर में गिरा देती हैं। अब देखिए अब यहां पर से हम समझेंगे कि बंदरगाह क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंदरगाह, कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता है कि बंदरगाह आखिर होता क्या है, बंदरगाह किस प्रकार से होती हैं। देखिए बंदरगाह क्या होते हैं, जो भी नदियां होती हैं, मतलब जो नदियां होती हैं वो नदी जो ज्वार नद अधिक बनाएंगी, जो ज्वार नद वाली नदियां होती हैं वो बंदरगाह का हमेशा अधिक निर्माण करती हैं, बंदरगाह का अधिक निर्माण करती हैं। और जो डेल्टा वाली नदियां होती हैं वो बंदरगाह का निर्माण नहीं करती हैं। बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो नदियां, वैसी नदियां जो ज्वार नद का निर्माण करें या ज्वार नद एस्चुरी बनाएं, वो बंदरगाह का निर्माण अधिक मात्रा में करती हैं, और जो डेल्टा का निर्माण करती हैं वो बंदरगाह का निर्माण नहीं करती हैं। बंदरगाह का मतलब समझिए क्या होता है। बंदरगाह, जैसे ये नदी निकली, इंक थोड़ा डाल लो इसमें, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब। बंदरगाह क्या होता है, देखिए बंदरगाह क्या होता है। मान लीजिए ये आपका किसी पहाड़ी वाले भाग से क्या हुई कि नदी आपकी यहां से क्या हुई, निकली, और निकलते ही पश्चिमी तट में क्या होता है कि पश्चिमी तट में, ये मान लीजिए आपका पश्चिमी वाला भाग है और यहां से कोई नदी निकली, और यहां से निकलते ही, ऊपर मैं बना दिया हूं, ऊपर को कभी थोड़ी नहीं जाती नदी भाई साहब। तो ये आपकी जैसे कोई यहाँ से, ये आपका पश्चिमी तट है और यहाँ से कोई नदी निकली और डायरेक्ट आके कहाँ गिर गई, सागर में गिर गई। क्या हो गई, सागर में गिर गई, और सागर में गिर गई तो डायरेक्ट ये क्या बना ली, ज्वार नद का निर्माण कर ली। लेकिन जो ये तटीय मैदान है, ये घाट से नदियां निकलती हैं, ना कि तट से निकलती हैं आपकी। जब नदियां आपकी घाट से निकलेगी तो यहाँ इस जगह पर ये आपका तट है, तो ये जो तट, यहां से जो नदी निकली, यहां से जो नदी निकली, थोड़ा मैं बड़े में बना रहा हूं जिससे आपको बंदरगाह समझ में आ जाएगा। बंदरगाह आप हेडिंग डाल लेंगे। मान लीजिए ये आपका घाट है और ये आपका क्या है, तट है। ये आपका घाट है और आपका ये तट है, क्या है, तट है। और इधर आपका क्या है, पानी भरा हुआ है। यहां से नदी निकली और यहां आकर के गिरी। कहाँ निकली, यहाँ से मतलब कि निकली, और इतना जल्दी कि थोड़ा ज़्यादा गैप होता है इसके बीच में, घाट और तटीय मैदान के बीच में क्या होता है, घाट और तट के बीच में थोड़ा गैप होता है, ज़्यादा नहीं होता है, मतलब कि 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर। तो नदियों का इतना तेज स्पीड यहाँ पर होती है, कह सकते हैं कि इस जगह पर से जो नदियाँ पश्चिमी घाट से और पश्चिमी घाट में ही गिरने की कोशिश करें, मतलब पश्चिमी घाट वाले भाग में ही जाने की कोशिश करें, वो नदियों का स्पीड बहुत तेज होती है। तो इतना तेज होती है कि ये अपना जितना भी ज्वार नद है ये अपना ले जाकर के कहाँ गिराती है, सीधा सागर में गिरा देती है। और जो ये यहाँ पर जो गिराई, मतलब यहाँ पर जो गिराती है, इस जगह पर अधिक कटे फटे हुए मिलते हैं। जिस जगह पर नदी सागर में प्रवेश की, जो नदी ये है, ये सागर में जिस जगह पर प्रवेश की, वहां पर अधिक कटे फटे टाइप में आपको देखने को मिलेंगे। और ये केवल कहां पर होता है, जो नदियां ज्वार नद बनाएंगी। और जो ये कटे फटे वाले मैदान है, ये जो कटा फटा मैदान है, जिसका तट जो है कटा फटा रहे, और इसी कटे फटे को कहते हैं, यही कटा फटा को कहते हैं बंदरगाह। क्या कहते हैं भैया, बंदरगाह। समझ में आ गया। लेकिन पूर्वी में क्या होता है,
पूरब में क्या होता है भैया साहब कि पूरब में नदियां जो निकलती हैं, पूरब से तो कोई नदी निकली नहीं, पश्चिम से नदी निकली जो पूरब की ओर बहना शुरू हुई, और जब पूरब की ओर बहना शुरू हुई तो इसकी स्पीड पूरब की तरफ आते आते जो है स्पीड डाउन हो जाती है, मतलब धीमी हो जाती है, जिससे कि यहाँ से जो मलबा होता है ये इकट्ठा कर करके लाते लाते यहाँ पर आकर के पूर्वी वाले मैदान में डेल्टा का निर्माण कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं? डेल्टा का निर्माण कर लेती हैं, जिससे कि पूर्वी नदी, पूर्वी तटीय मैदान में किसका, बंदरगाह का निर्माण नहीं होता है। समझ गए हैं? बंदरगाह का निर्माण नहीं होता है, और इसकी स्पीड क्या होती है, नदियों की स्पीड क्या होती है, पश्चिम से निकली पूरब तरफ आते आते स्पीड क्या हो गई, डाउन हो जाती हैं। समझ गए? बंदरगाह क्या होता है कि बंदरगाह वो होता है जो ज्वार नद का अधिक निर्माण, मतलब जो ज्वार नद नदियां बनाएंगी तो बंदरगाह का अधिक क्या करेंगी, अधिक बंदरगाह बनेंगे। जिस भाग में ज्वार नद मिला कि मतलब बंदरगाह मिला है वहां पर, ठीक है। और जिस जगह पर डेल्टा का निर्माण हुआ, जिस जगह पर डेल्टा का निर्माण हुआ उस जगह पर बंदरगाह का कोई निर्माण नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि समतल कर देती हैं, मतलब इधर से आई इधर से आई, अब यहाँ पर रोधिका बनाते बनाते ये फैल गई नदियाँ, और यहाँ पर फैलने को क्या कहते हैं, रोधिका कहते हैं। और यही रोधिका वाले भाग को हम धीरे धीरे किसका रूप ले लेता है, डेल्टा का रूप ले लेता है, जिससे कि ये वाली घटना ही नहीं होने पाती, मतलब ये कटा फटा जो है ना, इसकी घटनाएं ही नहीं हो पाती, और जो नदियाँ मलबा लेकर के आती हैं यहाँ पर और इसी में भर देती हैं, क्या करती हैं, और भर देती हैं, मतलब कि और पूर्वी तटीय मैदान को भरने का कार्य कर देती हैं, जिससे कि यहाँ पर क्या हो जाता है, डेल्टा का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है, डेल्टा का निर्माण पूर्वी घाट में हो जाता है। ये बातें आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने की ज़रूरत है। बंदरगाह और डेल्टा दोनों भी एग्ज़ाम में बेहतर तरीके से पूछा जाता है। एसएससी जीडी हो या एसएससी सीजीएल हो या यूपीएसआई हो या यूपी टेट हो या यूपी सुपर टेट हो, जिसमें भी ज्योग्राफी आई है उसमें ये पूछ लेता है कि डेल्टा का जो निर्माण अधिक करता है, मतलब डेल्टा जो नदियां बनाती हैं क्या वो बंदरगाह बनाती हैं, क्या मतलब बंदरगाह बनाती हैं कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। हाँ नहीं, दोनों सही, मतलब एक सही, दो सही, केवल एक सही, ऐसे इस प्रकार से मतलब पूछ लेता है। तो साथियों ध्यान रखना कि जो नदियां अधिक क्या करेंगी, डेल्टा का निर्माण करेंगी, वो बंदरगाह का निर्माण नहीं करेंगी। जो डेल्टा का निर्माण करेंगी वो बंदरगाह का नहीं निर्माण करेंगी, लेकिन जो किसका, ज्वार नद का निर्माण करेंगी वो बंदरगाह का निर्माण करेंगी। ज्वार नद वाली नदियां हमेशा बंदरगाह बनाएंगी और डेल्टा वाली नदियां बंदरगाह नहीं बनाएंगी। याद रखना, बंदरगाह आपको हमेशा किधर देखने को मिलेगा, पश्चिमी तटीय मैदान की तरफ मिलेगा, और पूर्वी तटीय मैदान की तरफ क्या देखने को मिलेगा, डेल्टा देखने को मिलेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? ये आपकी हुई आपकी क्लास, और यहाँ तक आप समझ लीजिएगा। यहाँ की चौड़ाई जो है सबसे ज़्यादा अधिक चौड़ाई गुजरात से लेकर के गोवा तक सबसे ज़्यादा किसकी चौड़ाई है, गुजरात से लेकर के जो नदियाँ तापी और नर्मदा बनी है, इसकी चौड़ाई सबसे अधिक इस वाले भाग में देखने को मिलती है, पश्चिमी तटीय मैदान की, जो कि 80 से तकरीबन 100 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है, ठीक है। और अगर बात करें कि पश्चिमी तटीय मैदान की औसतन चौड़ाई कितनी है, तो 30 से 40 किलोमीटर तक इसकी क्या है, औसतन चौड़ाई है। औसतन चौड़ाई, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज क्या है, एवरेज ब्रेथ है, कितनी है औसतन चौड़ाई इसकी 30 से 40 है। और सबसे ज़्यादा चौड़ाई कहाँ पर है, जिस जगह से क्या है कि जिस जगह से नर्मदा और तापी नदी गुजरी हैं उस जगह पर इसकी चौड़ाई अधिक है। किसकी चौड़ाई, पश्चिमी घाट की चौड़ाई अधिक है। तो साथियों पश्चिमी घाट यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पश्चिमी घाट यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। पश्चिमी घाट इतनी ही बातें हैं। पश्चिमी घाट आप पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से पढ़ें या किसी से पढ़ें, पश्चिमी घाट यहीं तक आता है। एकदम छोटे से हाई से छोटा लेवल मैंने आपको बताया, हाई तक ले जा करके वो किया। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे पूर्वी तटीय मैदान की। पूर्वी तटीय मैदान की मतलब श्रीहरिकोटा, इसरो, कहाँ से हमारी मिसाइलें जो हैं, कहाँ से हमारा रॉकेट लॉन्च हुआ है, इस सब के बारे में हम
कल चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी भी तटीय मैदान से अधिक इम्पोर्टेंट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शानदार जबरदस्त बने रहिए यूट्यूब परिवार पर। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, क्लास अच्छी लगे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप अगर नए हैं, अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, किसी भी लेवल की ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, बिल्कुल मिलिए, बेहतर तरीके से मिलिए। एक एक कॉन्सेप्ट लेकर के चलेंगे, लूसेंट पढ़ना बंद कर दीजिए, केवल आप कॉन्सेप्ट समझते चलिए और मनगढ़ंत चिंतन करिए। क्या करिए? चिंतन करिए, एक एक चीज़ें समझ में आएंगी। साथियों बिल्कुल भी चूकना नहीं है, हर चीज़ें समझते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, समझते हुए बढ़ेंगे और अच्छा भी, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए, बेहतर रहिए, शानदार रहिए, ज़बरदस्त रहिए। तब तक के लिए जो भी बच्चे नए हैं वो जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है प्लेलिस्ट की, वो जा करके वहाँ से क्या कर सकते हैं, क्लासेस को देख सकते हैं। और जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बने रहेंगे। पर डे मिलेंगे, क्या है, पर डे मिलेंगे। पॉलिटी की भी आपकी क्लास जल्दी ही शुरू होने वाली है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारतीय संविधान जल्द शुरू करेंगे हम, बहुत जल्दी ही आने का, उसको भी लेकर के आने की रणनीति तैयार हो रही है, जो कि जल्द मैं ही आऊँगा लेकर के, पढ़ाऊँगा पॉलिटी भारतीय संविधान, और उसके बारे में हम बात करेंगे संविधान में। पहले आप ज्योग्राफी पढ़िए, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बने रहना, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। तब तक के लिए जय हिंद, और कमेंट में बताना कि क्लास कैसी चल रही है, समझ में आई कि नहीं आई है। जय हिंद।